हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है। अगर भाई कोई स्वस्थ नहीं है, किसी की तबीयत ख़राब है, तो भाई वो कमेंट ज़रूर करे। ठीक है। तो चलिए, आप सभी का लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम पे स्वागत है। ठीक है, जिसमें आपको यूपी एग्ज़ाम के संबंधित सारी चीज़ों की, सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है। ठीक है। ठीक है। और बहुत बेहतर से बेहतर यहाँ पे आपको टीचर मिलेंगे। तो अगर आपको इसका सब्सक्रिप्शन चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं आगे बताता हूँ कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर किसी को डाउट हो तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो मेरा नाम देखिए क्या है, सुशांत रंजन पांडे है, जैसा कि आप सभी यहाँ देख रहे हैं। ठीक है। और मैंने केमिस्ट्री से एमएससी किया, केमिस्ट्री से मैंने एमएससी किया हुआ है। और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा का है। और मैंने प्री और मेंस लेवल पे कई एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। ठीक है। यहाँ तक कि मैंने लोअर पीसीएस का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको मैंने बता दिया कि यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम की आपकी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। और यूपी एसआई भी हो गया, मतलब यूपी संबंधित सारे एग्ज़ाम की आपकी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। ठीक है। इससे आपको फ़ायदा देखिए, ये सभी तो अब आपने देख लिया, मैंने बता भी दिया कई बार। डेली लाइव क्लासेस है, आपके स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, क्विज़ हैं, टेस्ट हैं, अनलिमिटेड एक्सेस हैं। ठीक है। तो अब ये देखिए कैसे आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा 1 मिनट उसके बारे में आपको दे दूँ। प्ले स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वहाँ पे डाउनलोड मतलब क्या करिए, टाइप करिए। अब वहाँ से इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद जब साइन इन करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। तो आप जब भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, तो आप ये मेरा जो है रेफरल कोड सुशांत 01 को आप वहाँ पे डालिए। ठीक है। जिससे कि आपको क्या होगा, आपको 10% का डिस्काउंट इमीडिएट दे दिया जाएगा। ठीक है। जैसे कि देखिए, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। आपको यूपी पीएससी या यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी एग्ज़ाम का अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो आप ये रेफरल कोड मेरा ज़रूर डालिए। ठीक है। ये रेफरल कोड आपको डालते ही 10% आपके ऑफ हो जाएगा। ठीक है। और जैसे देखिए, मैं तो कहूँगा आपको कि 12 महीने और 24 महीने का कोर्स आप लीजिए। क्योंकि 12 और 24 महीने में आपको ये फ़ायदा है कि इतने ही पैसे में और आप पूरा एक्सेस कर सकते हैं। अनलिमिटेड टीचर्स हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है, आप सबको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे 7,000 रुपये का तो आपको कितने का पड़ा है, 6300 का पड़ता है। 8400 का है तो आपको कितना, 7560 रुपये में पड़ता है। तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और किसी को अगर कोई भी डाउट हो, अगर किसी को कोई भी डाउट हो, तो ये मेरा है, देखिए कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, 9415143517। ठीक है। तो किसी को कोई यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए, मैं अभी तक क्या पढ़ा रहा था, आपका ह्यूमन डिजीज़ेस मैंने जो है चालू किया था। तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ यहीं पे। ह्यूमन डिजीज़ेस देखिए, मैंने चालू किया था, आपका स्टार्ट किया था। पिछले 2 सेशन में मैंने जो क्लास लिया, ये मेरा थर्ड सेशन है। पिछले 2 सेशन में, पहले सेशन में मैंने आपको इसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में पूरा बताया था। ठीक है। ये जो सेकेंड सेशन था, उसमें मैंने आपको किसके बारे में बताया, वायरस के बारे में बताया। मतलब वायरस से जो रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से जो होते हैं, फंगस से जो होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया जो जेनाइटल डिजीज़ेज होते हैं, मतलब अनुवांशिक जो बीमारियां होती हैं, इसके बारे में बताया। इसमें मैं आपको बताऊंगा अदर इम्पॉर्टेंट डिजीज़ेज। इम्पॉर्टेंट मतलब जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नहीं तो डिजीज़ेस तो बहुत ज़्यादा है, बीमारियों की कमी नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए जो इम्पॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ भी बताया आपको, यहाँ भी बताया, और यहाँ भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। तो चलिए, आप सभी को मैं यहाँ पे जो है अपना स्लाइड वहाँ खोल लूँ, जिस पे जो मुझे पढ़ाना है। ठीक है। तो ये जो है आपका स्लाइड मैं खोलता हूँ, जिसमें कि आपका स्लाइड नंबर 26, यहाँ से मुझे आपको पढ़ाना है। ठीक है। यहाँ से मुझे आपको पढ़ाना है। तो ये स्लाइड मैं आपका ओपन करता हूँ। ये तो शायद हो चुका था, ये वायरस जनित रोग भी हो चुके थे, ये भी हो चुका था, ये भी आपका हो चुका था। आपका ये टॉपिक है, हाँ, तो ये आपका प्रोटोजोवन भी हो चुका था। आपके अदर डिजीज़ेस बाकी थे। ठीक है। आपके अदर डिजीज़ेस जो है बाकी थे, जैसा कि यहाँ से आपको देखना है। ठीक है।
तो आप सभी चलिए, यहाँ पे मैं आपको फिर चालू करता हूँ, चालू मतलब स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अदर डिजीजेज, ठीक है, अदर कुछ डिजीज़ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला आता है फाइलेरिया। फाइलेरिया आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, ठीक है। तो होता क्या है, जिसको देखिए भाई कोई दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन दे सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है मुझसे, ठीक है, जहाँ भी किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक है। अब देखिए, यह रोग अनेक प्रकार के सूत्र या सूक्ष्म, यहाँ करिए गलत है, सूक्ष्म कृमियों के कारण होता है, जिसमें प्रमुख है, ठीक है, प्रमुख क्या क्या है, वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी। ये आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या, वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी। ये एग्ज़ाम में आपके पूछा भी गया है कि फाइलेरिया में जो आपका जो है क्या है, जो सूक्ष्म कृमि काम करता है, जो वॉर्म जो काम करता है वो कौन सा है, तो आपको बताना है वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान दीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट खुद कर दे रहा हूँ। इस रोग से लसिका वाहिनी और ग्रंथियाँ फूल जाती है, ठीक है, क्या होते हैं, ग्रंथियाँ जो है फूल जाती हैं, जिससे फाइलोरियोसिस कहा जाता है। कहा क्या, जो फूल जाती हैं तो फाइलोरियोसिस कहा जाता है। मलेरिया के भांति इस रोग के आरंभ में भी ज्वर आ जाता है। अब देखिए, मलेरिया जैसे मलेरिया में आता था आपको बुखार, उसी तरह इसमें भी शुरू में बुखार आ जाता है, लेकिन मलेरिया में ठंड के साथ बुखार आता है, ठीक है। हेट्रोजन की टिकिया से रोगी को आराम मिलता है। किसकी किसकी टिकिया से, यहाँ देखिए हेट्रोजन की टिकिया मतलब टैबलेट महाराज, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। टिकिया मतलब क्या, टिकिया मतलब दवा, ठीक है। फाइलेरिया के रोगियों के लिए दही, केला तथा अन्य चर्बी और प्रोटीन जीन खाद्य पदार्थ वर्जित है। क्या क्या देखिए इसमें वर्जित है, दही, ठीक है, केला तथा अन्य चर्बी या प्रोटीन जन्य खाद्य पदार्थ वर्जित है। इनकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम मच्छरों को नष्ट करना चाहिए। जाहिर सी बात है, मच्छर को नष्ट करेंगे तो इनका जो है संक्रमण नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके लिए विरंजक चूर्ण जैसे डीडीटी, ये सब की छिड़काव होता है ना, डीडी का छिड़काव, अन्य कीटनाशी दवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। तो आपको ये बस इसमें ध्यान देना है कि फाइलेरिया क्या है आपका, ये सूक्ष्म क्रीमिस होता है, जिसका क्या नाम है, वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी, ठीक है। इसको फाइलोरियोसिस कहते हैं, जो ग्रंथियाँ फूल जाती हैं। बस आपको यही चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। और हेट्रोजन की टिकिया इसमें यूज़ करना है, और बाकी आपको नहीं, आपको बस यहाँ ये इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको इम्पॉर्टेंट एक ये टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। ये वॉर्म के थ्रू होता है वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी। उसके बाद ये इसमें बस आपको ध्यान देना है कि डीडीटी का छिड़काव या ये सारी चीज़ें मतलब कराना चाहिए, जिससे कि क्या हो हमारा, ठीक है, इससे क्या होगा, विरंजक डीडीटी कीटनाशी दवाओं का छिड़काव किया जाना चाहिए। बस ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें आपको नहीं वो करना है। अब देखिए बेरी बेरी रोग। अभी देखिए मैं आपको इसके बारे में एक अलग से इसका चैप्टर लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको विटामिन मिनरल्स की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो सब मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। इसमें मैं आपको विटामिन और मिनरल्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं पेन से, इसमें मैं आपको विटामिन मिनरल्स, ठीक है, इस सारी चीज़ों से जो रोग होते हैं वो सब मैं आपको एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा इसके लिए, ठीक है। पूरा आपको विटामिन ए से कौन सी चीज़ होती है, B1 से, B2 से, विथ देयर केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम भी रहेगा, जो कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में पूछा गया है इन सब का। तो मैं जल्दी ही उसका वीडियो भी लेकर आऊँगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं बेरी बेरी। बेरी बेरी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेरी बेरी एक डिजीज़ है जो B1 विटामिन B1 के कारण जो है होती है, मतलब कमी के कारण होती है। इसकी कमी के कारण उपापचय के दौरान मतलब मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जो रासायनिक क्रियाएं होती है शरीर में जीव विष उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, विष उत्पन्न, और फुसफुस में सूजन आ जाती है। फुसफुस तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। इस रोग में हृदय की गति बंद हो जाने की संभावना रहती है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जो रोग के हृदय की गति क्या होती है, बंद हो जाती है, क्योंकि फुसफुस में सूजन आ जाती है, तो संभावना रहती है। इस रोग से बचने के लिए विटामिन B1 युक्त भोजन जैसे मटर, शुष्क खमीर, मतलब मटर हो गया, इष्ट हो गया, अंडे की जर्दी, दूध आदि का सेवन करना चाहिए, ठीक है। B1 अगर हमको अगर मिले प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, तो उसके लिए हमको क्या है, मटर हो गया, मतलब
ईस्ट हो गया, अंडे की जर्दी हो गई, दूध आदि का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा मुझे आप। अब देखिए, अब आते हैं स्कर्वी पे। स्कर्वी आप सभी जानते हैं कि पहले तो एग्ज़ाम, ये तो मैं सेपरेट वीडियो अलग बनाऊंगा ही, लेकिन आप सभी यहाँ पे देख लीजिए कि विटामिन स्कर्वी किसके, विटामिन सी की कमी के कारण होती है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ सब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, जो स्कर्वी निरोधी होती है। मसूड़ों में रक्त का स्राव होता है, और ठीक है, मसूड़ों में रक्त का स्राव होता है। दांतों का असमय टूटना होता है। बच्चों के चेहरे और अन्य अंगों में सूजन आती है। पेशाब में रक्त या एल्बुमिन का अंश बढ़ जाता है, मतलब पेशाब में खून आने लगते हैं, एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाती है। इसके कुछ लक्षण है। ठीक है, विटामिन सी टमाटर, पात गोभी मतलब जिसे पत्ता गोभी हम लोग कहते हैं, प्याज, नींबू, नारंगी, हरी नारंगी में तो, नींबू में तो विटामिन सी जानते हैं आप सभी पाया जाता है। हरी साग सब्जियां या ताज़े फल में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये आप देखिएगा। प्रतिदिन भोजन में 50 से 60 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे ये मैंने बोला अभी कि 50 से 60 मिलीग्राम, ये जो 50 से 60 मिलीग्राम है, ये कहाँ पूछा जा सकता है? ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जाएगा। ठीक है, यूपी पीएससी में नहीं पूछा जाएगा। ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि 50 से 60 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है। मतलब पूछेगा कि विटामिन सी हमारे शरीर को प्रतिदिन कितना मिलीग्राम आवश्यकता होती है। ऑप्शन में आपके देखिए क्या क्या दे सकता है। ऑप्शन में आपके दे सकता है, दे देगा मान लीजिए 10 से 25, 25 से 30, उसके बाद दे दिया 50 से 60, यहाँ दे दिया मान लीजिए 55 से 90। तो आपको ये सिंपली जब पता रहेगा तभी तो आप यहाँ टिक पर कर पाएंगे। तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कितनी मात्रा होनी चाहिए। मात्रा होनी चाहिए कितना, 50 से 60, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिलीग्राम, mg। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिकेट्स। रिकेट्स जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिकेट्स किससे होता है? रिकेट्स हम सभी जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से कारण होता है। विटामिन डी की कमी से कारण होता है। विटामिन डी की कमी कारण होता क्या है ना, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस के जो मेटाबॉलिज्म है ठीक से नहीं हो पाता है। मतलब जो मेटाबॉलिज्म, जो मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ना कि जो हमारे शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, रासायनिक क्रियाएं, जो हमारे शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो ठीक से हो नहीं पाती हैं। तो विटामिन डी की कमी के कारण होता क्या है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की मेटाबॉलिज्म हो नहीं पाएगा तो कमी हो जाएगी, जिसके कारण अब क्या होगा, जब मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो अस्थियों में कैल्शियम संचित नहीं हो पाता भाई। जब मेटाबॉलिज्म हो गया नहीं तो कैल्शियम फॉस्फोरस संचित हो नहीं पाएगा। अतः अस्थियाँ होती क्या है, अस्थियाँ हमारी कमजोर है, मतलब जो हड्डी होती है वो क्या होती है, वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए बच्चों को प्रतिदिन 0.015 से 0.02 मिलीग्राम और वयस्कों को 0.025 मिलीग्राम विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अतः इसकी पूर्ति के लिए विटामिन डी युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। विटामिन डी देखिए मिलता कहाँ कहाँ है, मछली के तेल में, कलेजी में, अंडे की जर्दी में, दूध में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि विटामिन डी की कमी का पहला, दूसरा कैल्शियम और फास्फोरस का जब उपापचय ही नहीं हो पाएगा तो कैल्शियम संचित नहीं हो पाएगा, स्टोर नहीं हो पाता, जिससे अस्थियाँ हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। ये जो आपका यहाँ पे डाटा है, ये आपका डाटा इंपॉर्टेंट फॉर यूपी ट्रिपल एससी, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, अब विटामिन डी युक्त भोजन देने के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त क्या होना चाहिए, विटामिन डी जो भोजन देने के अतिरिक्त क्या होना चाहिए, देने के अतिरिक्त धूप, पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रा वायलेट लाइट और मरकरी वेपर लैंप में प्रकाश का सेवन कराया जाता है। क्या होता है ना इसमें कि जो पराबैंगनी किरण होती हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है और मरकरी वेपर लैंप होता है, उसमें उसका सेवन कराया जाता है, जिससे कि उनकी स्थिति सुधर जाती है। ठीक है,
अब देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जिसे क्या कहते हैं, डायबिटीज़, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मैं जितना यहाँ पढ़ा रहा हूँ सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने ही आने हैं आपके, ठीक है। अब देखिए, ये अग्नाशय से संबंधित रोग है। ये कहाँ से संबंधित है? ये अग्नाशय से, मतलब अग्नाशय के जिसे क्या कहते हैं, पैनक्रियाज, ठीक है, संबंधित रोग है, जो इंसुलिन का पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। इंसुलिन दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, भोजन का कार्बोहाइड्रेट वाला भाग पचकर शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। ये पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का भाग है वो किस में चेंज होता है? ग्लूकोज या शुगर में, ठीक है, जो इंसुलिन की प्रतिक्रिया से खंडित होकर तंतुओं में मिल जाता है। और इंसुलिन की प्रतिक्रिया से जो टूट के कागज दोबारा तंतुओं में मिल जाता है। इसके अभाव में यह शर्करा रक्त में चली जाती है। अब इसके अभाव में क्या होगा कि जो ये रसे शर्करा होगी ये ब्लड में चली जाएगी, ठीक है। इंसुलिन यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? जैसे अभी मैं इसको थोड़ा अभी एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। इसमें होता क्या है ना कि ये जो पहले तो जो बीटा सेल होते हैं ये क्या करती हैं, ये चेंज करती हैं किसको? ग्लाइकोजन में, ठीक है। ग्लूकोज के किस में चेंज करती हैं? ग्लाइकोजन में चेंज करती हैं। इसका पर्याप्त मात्रा के में स्राव नहीं होने पर यकृत में ग्लूकोज का उपयोग, ठीक है, होता है। अब क्या होता है कि जब इनका स्राव नहीं होता है तो यकृत में किसका होता है? ग्लूकोज का उपयोग होने लगता है, ठीक है। यकृत में ग्लूकोज का उपयोग होता है, ठीक है, और ग्लाइकोजन की मात्रा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, ठीक है। यकृत में ग्लाइकोजन का उपयोग होने लगता है तो ग्लाइकोजन की मात्रा दिन समाप्त होती है। ऐसी स्थिति में होता क्या है, तंतुओं में प्रोटीन और संचित वसा शर्करा में परिवर्तित होने लगती है। मतलब जो तंतुओं में प्रोटीन है और संचित जो वसा है, ठीक है, ग्लाइकोजन भाई जब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, जो प्रोटीन होगी और संचित वसा होगी वो ग्लूकोज में चेंज होने लगेगी, ठीक है। इससे रक्त में शर्करा की मात्रा और बढ़ जाती है। अब इससे होगा क्या कि इससे रक्त में जो है शर्करा की मात्रा क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो यह शर्करा मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगती है। तो यही जो ग्लूकोज होता है, यही जो शुगर होता है, वो यूरिन के माध्यम से क्या होता है? बाहर निकलने लगती है, जिसे मधुमेह की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप ये जान लीजिए, डायबिटीज़ में एक सिंपल बताता हूँ कैसे होता है। मैंने बताया था एक आपको, जो मेरा वीडियो देखेंगे आप डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, ठीक है, मतलब आइलेट्स इसे भी कह सकते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें होता क्या है, इसमें 3 सेल होते हैं, बीटा सेल, अल्फा सेल और डेल्टा सेल, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ये देखना है बीटा सेल। बीटा सेल क्या करता है? बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। अब देखिए होता क्या है कि जब इंसुलिन कम बन रहा है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ये कन्वर्ट कर नहीं पाएगा। तो होगा क्या, और मैंने एक चीज़ और उसमें आप पढ़िएगा, मैंने बताया था, यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ कि जो ज़्यादा हमारा ग्लूकोज जब हम उसको ले लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लाइकोजन में। और ये स्टोर कहाँ होता है? ये स्टोर होता है लीवर में। तो लीवर क्या करता है? इसी ग्लाइकोजन को यूज़ करते करते जब ये समाप्त होने लगता है तो प्रोटीन और संचित वसा को क्या कर परिवर्तित करने लगता है, जिससे कि हम यूरिन के माध्यम से बार बार शर्करा जो है बाहर निकलती है। इसी को हम क्या कहते हैं? मधुमेह की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई, मुझे उम्मीद है कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। पहले चीज़ आपको क्या याद रखना है, स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस है यहाँ पे, जो कि जिसकी कि बीटा सेल का काम होता है इंसुलिन को रिलीज़ करना। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ठीक है। अब क्या है कि ये किसका काम है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और देखिए, ग्लूकोज जब ज़्यादा हो जाता है तो ग्लूकोज तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और ये स्टोर कहाँ होता है? ये होता है लीवर में। अब लीवर में यही यहाँ वही चीज़ हो रही है कि जब ग्लाइकोजन का उपयोग होता है तो ग्लाइकोजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगेगी। अब हो गया क्या, इससे कि प्रोटीन और संचित वसा क्या होगी? शर्करा में परिवर्तित होने लगती है, जिससे कि शर्करा की मात्रा और बढ़ जाती है और शर्करा जो है मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगती है, जिसे मधुमेह की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार फिर से देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम हार्ट अटैक पे। हार्ट अटैक क्या होता है?
दिल का दौरा जिसे कहते हैं, ठीक है। हृदय धमनियाँ हृदय के पेशी तंतुओं को रक्त पहुंचाती हैं, ठीक है। जो हृदय धमनियाँ होती हैं वो हृदय की जो है बाकी तंतुओं को क्या होता है, रक्त पहुंचाती हैं। जिससे होता है कि हृदय धमनियों में रक्त जम जाने के कारण हृदय के पेशी तंतु, अब होता क्या इसमें, जो हृदय धमनियों में क्या होता है ना, रक्त जम जाता है, जिसके कारण हृदय के पेशी तंतुओं को रक्त नहीं मिल पाता है। जो उनके तंत्र है, जो तंतु हैं पार्ट्स से, उनको क्या होता है, रक्त नहीं मिल पाता है। इससे हृदय में दर्द होता है, इससे हृदय में दर्द चालू होता है। भाई जब ब्लड मिल नहीं पाएगा तो दर्द होगा ही, ठीक है। जिससे हृदय शूल कहा जाता है, ठीक है। हृदय में जो दर्द होना है के कारण कहा जाता है। फलतः हृदय रक्त संचार का नहीं कर पाता है। जाहिर सी बात है, जब जब मसल से जो हार्ड हो गई, वहाँ जब ब्लड उनको मिल नहीं पा रहा तो संचार तो ब्लड का हो नहीं पाएगा। क्योंकि क्षेपक कोष्ठों में, चैम्बर्स में क्या होता है, आकुंचन और प्रेशर, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसे ये कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वो हो नहीं पाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वो हो नहीं पाता है, जिसे हृदय गति का रुक जाना या हृदयघात कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे हृदय गति का रुक जाना या हृदयघात कहा जाता है। मतलब जो हृदय धमनियाँ हैं वो पेशी तंतुओं को ब्लड नहीं पहुंचा पाती, जिससे दर्द होता है और इससे रक्त संचार जो है बाधित होता है, जिससे कोष्ठक में जो है, जो हृदय के क्षेपक जो चैम्बर्स होते हैं उसमें रिलैक्सेशन और कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है, जिससे कि हृदय गति रुक जाती है और उससे हृदयघात हो जाता है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप यहाँ पे जो है इसको आप नोट कर लीजिए कि ये आपका हार्ट अटैक वाला, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं पीत ज्वर, मतलब येलो फीवर। अब देखिए येलो फीवर क्या होता है। येलो फीवर में आपका ये होता है, यह रोग सामान्यतः, जो येलो फीवर होता है, यह रोग सामान्यतः दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में होता है। मतलब ये रोग कहाँ पे होता है आपका, दक्षिण अमेरिका में होता है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में होता है। इस रोग के विषाणु जंगली जानवरों के शरीर में आश्रय लेते हैं, मतलब जंगली जानवरों के शरीर में, ठीक है। होमोगोगस और ईडीज जाति के अनेक मच्छर, मतलब किसके किसके, होमोगोगस और ईडीज जाति के अनेक मच्छर क्या होते हैं, इस रोग के विषाणु को मनुष्य के शरीर में पहुंचाते हैं। मतलब ये वाहक हैं, होमोगोगस और ईडीज जाति के मच्छर विषाणु को क्या करते हैं, मनुष्य के शरीर में पहुंचाते हैं। इस रोग में अचानक ज्वर आ जाता है, मतलब अचानक बुखार आ जाता है, जोड़ों का सिर दर्द और हड्डियों में दर्द हो जाता है, ठीक है। चेहरा सूज जाता है और त्वचा शुष्क हो जाती है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद भयानक पीलिया रोग हो जाता है, ठीक है। पीलिया रोग मतलब जॉन्डिस, तथा रक्तस्राव, रक्त और पित्त वमन आदि लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस रोग में बहुत अधिक मृत्यु होती है, इस रोग में बहुत अधिक मृत्यु होती है, इसी कहते हैं येलो फीवर, ठीक है। तो ये आपको जो है येलो फीवर के बारे में यहाँ दिया हुआ है। ये बहुत फेमस बीमारी तो नहीं है, एग्ज़ाम में भी तो आया नहीं है, ठीक है। तो कोई वो बहुत है, लेकिन आप जान लीजिए पीत ज्वर। लेकिन ये जितने भी बाकी मैंने बताए वो बहुत ही अच्छे आपके जो है एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस बनते हैं उससे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कैंसर। कैंसर भी एक जानलेवा बीमारी है, ठीक है। अभी तो इसका इलाज तो सही से हो नहीं पाया है, लेकिन फिर भी इलाज इसमें कीमो के थ्रू किया जाता है, जो कारगर हो सकता है, ठीक है, जो कारगर आपका हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या क्या है आपका। अब पहली चीज़ हम देखते हैं, ये देखिए कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि को कैंसर कहते हैं। पहली चीज़ देखिए क्या ध्यान देने की बात है, जो सेल्स में होती है उसमें असमान वृद्धि हो जाती है, मतलब जो है, मतलब एबनॉर्मल इंक्रीजमेंट होने लगता है, ठीक है, सेल्स का। रेडियोधर्मी पदार्थों जैसे रेडियम, किसका रेडियम, प्लूटोनियम इत्यादि से हड्डी का कैंसर होता है, ठीक है। इस पर भी मैं आपको बताऊंगा उपचार, आइसोटोप क्या क्या यूज़ होते हैं, उससे उपचार में बताऊंगा आपका, ठीक है। तो इसको भी अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। रेडियोधर्मी पदार्थों जैसे रेडियम, प्लूटोनियम इत्यादि से हड्डी का कैंसर होता है, तो तब क्या करते हैं, ठीक होता है, ठीक है। रेडियम, प्लूटोनियम ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। संश्लेषी रंजकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले एरोमेटिक एमीन से मूत्राशय का कैंसर होता है,
ठीक है। ये अपने जगह जगह बनाए गए हैं। एरोमेटिक एमीन से जो है उसका कैंसर होता है, ठीक है। कैंसर से शरीर में किसी भाग में दर्द न करने वाला पिंड बन जाता है। मतलब इससे होता क्या है कि वो दर्द नहीं करेगा, लेकिन एक जो है हार्ड जो है वहाँ पे बना देगा, ठीक है। मुंह से थूक के साथ खून निकलता है, ठीक है। मुंह से अगर जैसे हम थूक निकालते हैं तो खून भी निकलता है। कैंसर का उपचार एंटीबायोटिक्स, कैंसर का उपचार जो है एंटीबायोटिक्स, एल्केलॉइड्स के प्रयोग से, रेडियोथेरेपी, लेज़र किरणों से, शल्य चिकित्सा करने या बोन मैरो का प्रत्यारोपण करके किया जाता है। बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो का प्रत्यारोपण करके मतलब जो हड्डी के बीच में, जैसे ये हड्डी है तो इसके बीच में एक पार्ट होता है येलो का, वही होता है आपका बोन मैरो, ठीक है। उसके ट्रांसप्लांटेशन से उसका किया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो मैंने बताया अभी, कीमो जो बताया, कीमो किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें की जाती है। एंटीबायोटिक्स हो गई, एल्केलॉइड्स के प्रयोग से हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत कैंसर के उपयोग में जो है आपका बहुत किया जाता है, जैसे कि इस कैंसर के लिए इसका प्रयोग, इस कैंसर के लिए इसका जो आइसोटोप, तो ये आपके कई ये बने हुए हैं। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बस कैंसर में ये जानिए कि कैंसर में क्या होता है ना, कि सेल्स की जो होती है, जो टिश्यू की होती है, वो एबनॉर्मल इंक्रीजमेंट होने लगता है, ठीक है। मतलब असामान्य वृद्धि होने लगती है, जिससे वहाँ पे एक पिंड बन जाता है। ये देखिए जो पिंड बना हुआ है, इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर दूँ, जिससे क्या होता है, ये जैसे सेल्स का क्या होता है, एबनॉर्मल इंक्रीजमेंट होने लगता है। ये इंक्रीजमेंट है जिससे एक पिंड बन जाता है और किसी भाग में दर्द न करने वाला पिंड बनता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। रेडियोथेरेपी भी इसमें काम करती है, लेज़र कीड़ों से भी काम करता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स होता है, एल्केलॉइड्स हो गया, और बोन मैरो का प्रत्यारोपण करके होता है। ये आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एस्केरियोसिस, एस्केरियोसिस में क्या होता है, देखिए इस रोग का कारक एस्केरियोसिस लुब्रिकाइडिस, क्या क्या है, एस्केरियोसिस लुब्रिकाइडिस। इस रोग का कारक एस्केरियोसिस लुब्रिकाइडिस नामक नेमेटोड है। क्या है, नेमेटोड है, ठीक है। अभी जब मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरा, जब मतलब एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, तो नेमेटोड भी उसमें आएगा, ठीक है। तो इसका कारक क्या है, एस्केरिस लुब्रिकाइडिस इसका है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा। क्या है, एस्केरियोसिस लुब्रिकाइडिस, एस्केरियोसिस लुब्रिकाइडिस नामक नेमेटोड है। ये है क्या, नेमेटोड है। इस रोग का संक्रमण भोजन के द्वारा होता है, भोजन के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान देना है। इस रोग में पेट में तेज दर्द होता है, ये ध्यान देना है। वृद्धि रुक जाती है, ठीक है, वृद्धि रुक जाती है। फेफड़ों में पहुंचकर ये ज्वर, अब देखिए ये करता क्या है, ये फेफड़ों मतलब हमारे लंग्स में पहुंचकर ये क्या करता है, ज्वर, खांसी, इस्नोफीलिया का कारण बनता है। शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक सफाई इस रोग के स्वस्थ मतलब पर्सनल हाइजीन और सोशल हाइजीन दोनों का ध्यान रखना, मतलब साफ सफाई का ध्यान रखना इसका सर्वश्रेष्ठ उपचार है, ठीक है। तो एस्केरियोसिस लुब्रिकाइडिस यही एक नेमेटोड है जिसके कारण ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे टीनियसिस है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आता है, देखिए टीनियसिस। अब यहाँ पे देखिए टीनियसिस आता है, ठीक है। अब टीनियसिस में क्या होता है, इस रोग का कारक टोनिया सोलियम होता है, ठीक है। टोनिया सोलियम नाम याद रखिए, अभी हाईलाइट कर दूंगा मैं। नाम ये परजीवी है, पैरासाइट है, जिसे कह सकते हैं क्या, पैरासाइट है। रोगी व्यक्तियों की आंत में कारक परजीवी के अंडे उपस्थित, इसमें होता क्या है कि जो रोगी व्यक्ति होता है उसमें जो है परजीवी के अंडे जो है उपस्थित प्रेजेंट होते हैं, जो कि मल के साथ बाहर आ जाते हैं, ठीक है। मल के साथ वो बाहर आ जाते हैं। सूअर जब इस मल को खाते हैं, अब इसको ध्यान दीजिएगा, सूअर इस मल को खाए तो यह क्या होगा, सूअर की आंत में पहुंच जाता है, ठीक है, जहां से सूअर की मांसपेशियों में पहुंच जाते हैं, ठीक है। इस अवस्था में इसे ब्लैडर वॉर्म कहा जाता है। मतलब ये जो टोनिया सोलियम है, इसमें परजीवी है। अब ये क्या हुआ कि आदमी के जो है व्यक्तियों की आंत में तो गया, ठीक है, वहाँ से मल के थ्रू बाहर आ गया, फिर सूअर ने उसको खाया, सूअर के थ्रू क्या हुआ, फिर वो मांसपेशियों में सूअर के पहुँच गया। इस अवस्था में जब वो रहता है तो उसको तुम क्या कहते हैं, ब्लैडर वॉर्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर
यदि ऐसे संक्रमित सूअर का अधपका मांस कोई व्यक्ति खाता है, जैसे कोई व्यक्ति अगर उसका मांस खाया, तो ब्लैडर वर्म उसकी आंत में पहुंचकर टेप वर्म के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है, ये पता चला ब्लैडर वर्म कैसे हुआ। मतलब टोनिया सोलियम क्या है, नाव परजीवी है जो व्यक्ति के आंत में अपना अंडा उपस्थित होता है। जब वो ठीक है मल के साथ बाहर आता है, जब उसको सूअर खाते हैं तो सूअर फिर क्या हुआ, वो सूअर की मांसपेशी में पहुंच गया और तब वहाँ पे उसको ब्लैडर वर्म कहा गया। लेकिन जब उसी अधपके मांस को जब इंसान खाता है तो उसमें वो ब्लैडर वर्म क्या होता है, टेप वर्म के रूप में विकसित हो जाता है तथा आंत की दीवार पर चिपक जाता है। ठीक है, आंत की दीवार पर चिपक जाता है। प्राय टीनियसिस के लक्षण क्या है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है, टीनियसिस के जो लक्षण है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते, केवल कभी कभी अपच और पेट दर्द होता है। ठीक है, परंतु जब कभी आंत में लार्वा जो उनका जो छोटा वो रूप होता है शुरुआती वाला, जब आंत में लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आँखों, फेफड़ों, यकृत, मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। मतलब शुरुआती में तो ये दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसके लार्वा जब हमारे आंत में पहुंच गए, ठीक है, रहता तो है ये लेकिन दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन जब इसके लार्वा क्या होता है, जब आंत में हमारे पहुंच गए, इंटेस्टाइन में जब ये पहुंच गए तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि मस्तिष्क में पहुंच जाएगा तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। केवल भली भांति पका हुआ सूअर का मांस ही खाना चाहिए। तो इससे ये है कि जो हमारा क्या बचा जा सकता है, जो सूअर का मांस है वो क्या होना चाहिए, वो पूरा पका कर खाना चाहिए। वैसे खाने की ज़रूरत क्या है, मान लीजिए खा भी रहे हैं तो आपको पूरा अच्छे से पका के खाना चाहिए। ठीक है भाई, कुछ लोग को तो अच्छा भी लगता होगा। ठीक है, तो सबका अपना अपना मन। टीनियसिस, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, टोनिया सोलियम है। ठीक है, अब ये परजीवी है, ये ध्यान देना है, इसके अंडे उपस्थित होते हैं। और ठीक है, अब क्या है इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये ब्लैडर वर्म जब ये चला जाएगा किसके, जब इंसान में पहुंच जाएगा तो टेप वर्म का रूप विकसित हो जाता है। यहाँ पे आपको ये दिखाई देना है। ठीक है, ये लार्वा क्या होते हैं, आंत में इसके लार्वा जो उत्पन्न हो जाते हैं, फिर ये क्या कर रहा है, धीरे अफेक्ट कर देगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, आँखों को, फेफड़ों को, यकृत को, मस्तिष्क को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखता हूँ मैं। अर्थराइटिस तो आप सभी जो है जानते होंगे बहुत अच्छे से। अर्थराइटिस होता है क्या है, गठिया, जोड़ों का दर्द जो कहते हैं। ठीक है, इसको गठिया भी कहते हैं। ठीक, इसे गठिया या वात रोग भी के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में शरीर के विभिन्न जोड़ों में दर्द रहता है। ठीक है, जो उसके जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, उसमें दर्द रहता है। जोड़ों का दर्द सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कैसे देखिए, पहला गाउट इस प्रकार के जोड़ों के दर्द में अस्थि संधियों, जहाँ जॉइंट होते हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल के क्रिस्टल जमा होता है। मतलब जहाँ अस्थि संधियाँ होती हैं, जहाँ जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे सिट्रिक अम्ल जमा हो जाते हैं कि क्रिस्टल जमा, जिससे संधियों में दर्द महसूस होता है। पहली चीज़ ये। दूसरा, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, इस प्रकार की गठिया अस्थियों के जोड़ों के कॉर्टिलेज होते हैं के हासित हो जाने से होता है। ठीक है, कॉर्टिलेज का क्या, जो मतलब कमी, वो हासित हो छड़ एक तरह से करना होता है। ठीक है, इसके कारण जोड़ों का लचीलापन समाप्त हो, जो लचीलापन होता है कार्टिलेज का वो समाप्त हो जाता है तथा वे कड़े हो जाते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, जो लचीला है वो हार्ड हो गया। यह रोग सामान्यतः अधिक आयु के लोगों में होता है। ठीक है, ये किसमें होता है, इनकी एज ज़्यादा होती है। ठीक है, अब तीसरा आते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, साइनोसिल झिल्ली, जो साइनोसिल झिल्ली होती है में सूजन आने तथा कार्टिलेज के ऊपर, जो कार्टिलेज होती है आपकी साइनोसिल झिल्ली में सूजन आ गई तथा कार्टिलेज के ऊपर सख्त ऊतक उत्पन्न हो जाने से इस प्रकार का गठिया उत्पन्न होता है। इस रोग के फलस्वरूप भी जोड़ों में दर्द होता है तथा चलने फिरने में सुविधा रहती है। अब इसमें आपको मैं तुरंत रिवाइज भी करा देता हूँ। अर्थराइटिस मतलब गठिया या वात रोग कहते हैं। इस रोग में विभिन्न दर्द रहता है, जोड़ों में समानतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे अब देखिए, पहला गाउट क्या है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार के जोड़ों में दर्द में अस्थि संधियों में जो बोन ज्वाइंट होता है वहाँ पे सिट्रिक अम्ल का क्रिस्टल जमा हो जाता है जिससे दर्द महसूस होता है, पहली चीज़। दूसरी, ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस प्रकार गठिया में क्या होता है, कार्टिलेज के हासित हो जाने से जहाँ लचीलापन होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ वो कड़े हो जाते हैं। ये ध्यान देना है आपको। अधिक आयु के लोगों में होता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तीसरी चीज़, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। साइनोसिल झिल्ली में सूजन हो जाती है। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान देना है, इस साइनोसिल झिल्ली में सूजन आ जाती है। ठीक है,
साइनोसिल जो झिल्ली है उसमें सूजन आने तथा कार्टिलेज के ऊपर जो है, जो साइनोसिल झिल्ली तो सूजन और स्वेलिंग आ जाती है, और कार्टिलेज के ऊपर सख्त ऊतक उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे गठिया उत्पन्न होता है। इस रोग में फलस्वरूप भी जोड़ों में दर्द रहता है तथा चलने फिरने में असुविधा होती है। ठीक है, अर्थराइटिस में ये एक तरह से हड्डी से संबंधित या कार्टिलेज संबंधित ये बीमारी है। ठीक है, तो किसी को डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखिए हीमीप्लेगिया या पक्षाघात या लकवा जिसे कहते हैं वो। ठीक है, ये तो आप सभी नाम सुने होंगे। ठीक है, पक्षाघात या लकवा, हीमीप्लेजिया। अब इसमें होता क्या है कि इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। ठीक है, पैरालिसिस जिसे कह सकते हैं। जहाँ पक्षाघात होता है वहाँ की तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं, ये तो सबको पता है। इसका कारण अधिक रक्तदाब के कारण क्या होता है, जब हाई बीपी हो जाता है तो मस्तिष्क की कोई धमनी का फट जाना होता है। मतलब कोई भी धमनी क्या होती है, फट जाती है। ठीक है, अथवा मस्तिष्क को पर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना है। मतलब रक्त की या फिर मस्तिष्क की कोई धमनी फट जाएगी, या फिर क्या होगा, अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होगी, मतलब पूरा ब्लड उसको मिल नहीं पाएगा। ठीक है, अब एलर्जी की बात आती है। ठीक है, पहले यहाँ का पढ़ा के फिर मैं उसको रिवाइज करा दूँगा आपको। एलर्जी की बात आती है, कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं। जैसे जानते हैं कि वो किसी गंदा कपड़ा पहन लिया तो उसको छींक आने लगती है। ठीक है, तो वो एलर्जी ही है। सर्दी से किसी को है, किसी को धूप से है, किसी को धूल से है, किसी को धुआं से है, किसी को किसी रसायन से है, बहुत लोग को तो डीओ से जो है एलर्जी हो जाती है। तो ठीक है, ये सबका अपना अपना रहता है कि मतलब किससे एलर्जी है, वो अलग चीज़ है। कुछ लोग को तो भाई इंसानों से भी एलर्जी हो जाती है। ठीक है, तो वो सबका अपना अपना व्यू है। उनके शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है। ठीक है, जिससे अनेक बीमारियां हो जाती है। जिससे बीमारियां क्या होती है, अनेक हो जाती हैं। खुजली, फोड़ा, फुंसी, ठीक है, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जाइमा आदि एलर्जी के उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें होता क्या, कुछ लोग को जैसे देखिए धूप से एलर्जी है तो स्किन वाइट होने लगेगी, या फिर देखिए ब्लैक स्पॉट आने लगेंगे। ठीक है, ब्लैक स्पॉट आने लगते हैं। तो सबका अलग अलग होता है कि किसको किससे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये एलर्जी जो है एक तरह से मतलब किसी भी पदार्थ से, वस्तु से किसी को समस्या होने लगना। ठीक है, पक्षाघात या लकवा फिर समझ लीजिए क्या होता है। इसमें आधे भाग को लकवा मार जाता है। यहाँ क्या होता है ना, तंत्रिका निष्क्रिय हो जाती हैं, और दूसरा रक्त दाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी फट जाती है या फिर रक्त की आपूर्ति नहीं मिल पाती है। चलिए एलर्जी देखते हैं। कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों द्वारा हानिकारक हो जाते हैं। उनके शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है, अनेक बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आप सभी यहाँ जानते हैं। ठीक है, रिवीजन मैंने करा दिया, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं बर्ड फ्लू। अब देखिए बर्ड फ्लू आप देखे होंगे बीच में बहुत फेमस हुआ था। ठीक है, बर्ड फ्लू में क्या होता है, ये पहली बार कब देखा गया, 1918 ईस्वी में प्रकाश में आया, मतलब हमारे जानकारी में आया। इस रोग का मुख्य कारण H5N1। अभी इसको ही बताता हूँ कैसे याद करते हैं, किससे होता है। पहली चीज़ पे ध्यान दीजिए, किससे होता है, ये वायरस के थ्रू होता है। यह रोग प्रायः मुर्गियों तथा प्रवासी पक्षियों के माध्यम से प्रसारित, मतलब ये मुर्गियों में होता है या बाहरी पक्षियों से जो है माध्यम से प्रसारित होता है। वैश्वीकरण के कारण पिछले 8 से 10 वर्षों में यह रोग कई बार दुनिया भर में दहशत फैला चुका है। अब आपको देखिए यहाँ कैसे याद रखना, मैं बता देता हूँ। मेन 1918 में, ये तो आपको नॉर्मल मतलब बहुत वो नहीं है, आपको याद करना है विषाणु H5N1। इसको याद करने का तरीका देखिए आपका क्या। मान लीजिए आपका नाम है नीरज। ठीक है, मान लीजिए आपका नाम है नीरज, ऐसे याद कर लीजिए कि आपका नाम नीरज है। तो आप ऐसे याद करिए कि 5 मुर्गी जो है, एक नीरज ने 5 मुर्गी खा लिया। बस आपको ऐसे याद रखना है। H5N1, आपका नाम मान लीजिए नीरज है, तो नीरज है तो इसका मतलब कि 5 मुर्गियों को एक नीरज ने खा लिया। ठीक है, मतलब 5 मुर्गियों को एक नीरज ने खा लिया। तो H5N1, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आता है ना तो एग्ज़ाम कंफ्यूज हो जाता है कि इसका आंसर लगाए क्या।
ठीक है। तो बर्ड फ्लू का आप ऐसे याद रख लीजिएगा, बस याद करके एग्जाम में सही करना है, उससे मतलब है आपको, ठीक है। जापानी इंसेफ्लाइटिस क्या होता है यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर से फैलता है, पहली चीज़, ठीक है। यह रोग का उद्गम जापान में हुआ था, ठीक है, जापान से हुआ था। इसके पश्चात बाद में कई एशियाई देशों से होते हुए यह रोग कई दशक से आरंभ हुआ भारत पहुंचा। इस विषाणु का संक्रमण मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। मतलब इसका क्या है, वाहक क्या है, मच्छर है। लेकिन सूअर को भी इस रोग का वाहक माना जाता है, मतलब मच्छर तो है, सूअर को भी इस रोग का माना जाता है, लेकिन होता है किस वायरस से होता है। क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर धान के खेत में पनपता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर होता है वो धान के खेत में पनपता है, ठीक है। वे ये वायरस उस मच्छर में जो है अपना जगह बनाता है, फिर वो मच्छर सबको फैलाता है, ठीक है। इस कारण धान क्षेत्र में हर वर्ष सैकड़ों बच्चे इस रोग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें आपको देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। पहली चीज़ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर से होता है। क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर होता कहाँ है, धान के खेत में पनपता है, पहली चीज़ ये आप ध्यान रखिए। ये उद्गम इसका जापान से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे भारत ये पहले बहुत पहुँचा, ठीक है। इस विषाणु का संक्रमण मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, मच्छर के काटने से होता है, लेकिन सूअर को भी इसका वाहक माना जाता है। मतलब ये जो आपका क्यूलेक्स प्रजाति है वो क्या करता है, जो वायरस है क्यूलेक्स प्रजाति में अपना जो है मतलब जगह बनाता है, उसके फिर वो क्या होता है, जगह जगह वो आपको काटते हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं स्वाइन फ्लू पे, ठीक है। स्वाइन फ्लू देखिए, स्वाइन फ्लू यह भी एक संक्रामक रोग है जिसका प्रसार काफ़ी तेज हुआ था। इस रोग का उद्गम देख लीजिए कहाँ से है, स्वाइन फ्लू का कहाँ से, उत्तर अमेरिका के, ठीक है, मैक्सिको, उत्तर अमेरिका देश कहाँ से हुआ, मैक्सिको से हुआ है, ठीक है। WHO के अनुसार यह संक्रामक रोग 33 देशों में फैल चुका है। विश्व के प्रायः सभी देशों इस संक्रामक रोग के प्रति काफ़ी सतर्क बरता रहे हैं। विश्व में स्वाइन फ्लू को क्या, इन्फ्लुएंजा H1N1, ये तो आप याद कर सकते हैं। जब मैंने आपको बता दिया बर्ड फ्लू वाला, तो मतलब एक नीरज 5 मुर्गी खा रहा है, तो जब मैं ये आपको याद हो गया तो ये याद ही हो जाएगा H1N1 तो और सिंपल है। स्वाइन फ्लू बार बार उल्टी आना, दस्त होना, अचानक तेज बुखार, शरीर में दर्द, थकान अनुभव होना, ये आपका। अब देखिए शुरुआती दौर में इस रोग का पता लगाने पर इसकी एकमात्र औषधि कौन सी थी, मैक्सिको इस रोग से ज़्यादा प्रभावित है। अब देखिए कौन सी थी, जो शुरुआती दौर में जो एकमात्र औषधि थी कौन सी थी, ओसेल्टामिविर, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, इसकी जो दवा थी वो क्या थी, ओसेल्टामिविर काफ़ी कारगर औषधि थी, ओसेल्टामिविर, ठीक है। तो ये आपका जो है टॉपिक यहाँ पे आपका समाप्त हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे यूपी एग्ज़ाम का देख ही रहे। अगर आपको सब्सक्रिप्शन अगर लेना है, पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस बेल आइकन को दबाइए, प्रेस करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, कोई भी मेरा वीडियो आए आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आप ये कोड ज़रूर यूज़ करिए सुशांत01, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, इमीडिएटली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या आप व्हाट्सएप के थ्रू इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, 9415143517, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कॉल करिएगा और अपनी जो है आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व की जाएगी, चाहे क्वेश्चन से संबंधित चाहे कोई भी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।